सुबह बखैर, सलाम है। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सीनियर सिटीजन डे मनाया जा रहा है और बुजुर्ग अफराद वैसे घर की रौनक होते हैं, बरकत होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की जानिब से 14 दिसंबर 1990 को 1 अक्टूबर को बुजुर्ग अफराद के आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया था और इस दिन को मनाने का मकसद सीनियर सिटीजन्स के मसाइल, वसाइल और उनके हल पर बात करना होता है और ख़ास तौर पर मुअम्मर अफराद की तकालीफ के बारे में आगाही फैलाना और लोगों की तवज्जो बूढ़े अफराद के हकूक़ की तरफ दिलाना होता है। जबकि दूसरी जानिब शहर की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल भी गए हैं। निजी स्कूल्स में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद हुआ, बच्चों ने मास्क भी पहने, अफरादी फासले का भी खूब ख्याल रखा गया। लेकिन हमारे सरकारी तालीमी इदारों में कोरोना से बचाव के SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। बहुत कम बच्चों ने मास्क का इस्तेमाल किया, जबकि वज़ीर तालीम मुराद राज के दौरे और दावे भी किसी काम नहीं आए। जो कहा गया था कि स्कूल बंद हो जाएंगे, इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी अगर खिलाफ वर्जी पाई गई तो। अब देखते हैं जी होता क्या है। लेकिन आपसे बस मुझे यही कहना है कि अच्छे शहरी होने का सबूत दें और सफाई का खास ख्याल रखें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपने कोरोना से भी बचना है और साथ साथ स्मोक से भी बचना है। नाज़रीन, तालीमी इदारों की सूरत हाल पर हम मज़ीद भी बात करें। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं जी। महंगाई की मारी आवाम पर गवर्नमेंट की जानिब से एक और झटका दिया गया है और LPG की कीमत में 3 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है। ओगरा ने माह अक्टूबर के लिए कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मज़ीद रिपोर्ट देखते हैं। सर्दी तो अभी आई नहीं, महंगाई की एक और खबर आ गई। LPG की कीमत में 3 रुपए फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 120 रुपए फ़ी किलो हो गई। कीमत में इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर 34 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 130 रुपए बढ़ गई। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1382 रुपए से बढ़कर 1416 रुपए हो गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 5319 रुपए से बढ़कर 5449 रुपए पर पहुँच गई। सर्दी से पहले ही अचानक रेट बढ़ने पर घरेलू और कमर्शियल दोनों सार्फिन ही परेशान हैं। सर्दियों में बहुत ज्यादा बढ़ता है, उसके वजह से फिर सरकार बहुत तंग करती है, जुर्माने हमें करती है। लगे पीछे से बहुत महंगी आती है ये गैस, तो हमने तो अपना जो 2-4 रुपए का मार्जिन है वही लेना होता है। आवाम भूखी मर गई है, बुरे हाल हो गए। आटा देख ले, जो इनकी चीज दवाइयाँ इतनी महंगी कर दी हैं। खुदा का वास्ता है अवाम के हाल पे रहम करें, अवाम को उसको सब्सिडी दें। चेयरमैन LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोकर ने इजाफे की वजह साजिशी अनासिर को करार देते हुए हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया। ऐसी रिपोर्ट में डिटेल्स आपने जानी है। इसी हवाले पर मजीद बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना फाहद हमारे साथ मौजूद है। राना फाहद, बताइएगा, अभी तो सर्दी भी नहीं आई और अभी से LPG की कीमत बढ़ा दी गई है। राना फाहद से हम राब्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं जी। आने वाले वक्त में जब सर्दी का मौसम आता है, यकीनी तौर पर हम देखते हैं कि जब घर में हमें गैस फराहम नहीं की जाती, बहुत सारे इलाके हैं, बल्कि तकरीबन पूरा लाहौर, पूरे पंजाब में ज़्यादातर इलाकों में गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, तो फिर जितने भी शहरी हैं उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो LPG के सिलेंडर्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं अपने खाने बनाने के लिए, घरेलू रूटीन को चलाने के लिए। राना फाहद, सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि अभी तो सर्दी का मौसम शुरू भी नहीं हुआ और LPG की कीमतें अभी से बढ़ना शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, मौसम सरमा से कबल ही LPG की कीमत बढ़ने लगी है और ओगरा ने जो है वो गुज़िश्ता रोज महंगाई से सताई हुई आवाम पर एक और महंगाई का वार किया है। LPG की कीमत में फ़ी किलो 3 रुपए इजाफा कर दिया गया है। LPG की कीमत बढ़ने से घरेलू सिलेंडर जो है वो 34 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 130 रुपए जो है वो इजाफा हुआ। इजाफे के बाद LPG की नई कीमत जो है वो 120 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो घरेलू सिलेंडर जो है वो उसकी कीमत 1382 रुपए से बढ़कर 1416 रुपए हो गई और कमर्शियल सिलेंडर जिसकी पहले कीमत 5319 रुपए थी, अब जो है वो 5449 रुपए जो है उसकी नई कीमत मुकर्रर की गई है। अगर गुज़िश्ता माह जो है वो LPG की कीमत 31 अगस्त को बढ़ाई गई थी। ओगरा की जानिब से LPG की कीमत जो है वो 1 रुपए 50 पैसे इजाफा किया गया था और कहा यह जा रहा है कि आलमी मार्केट में LPG की कीमत बढ़ने से जो है वो यहाँ पर भी जो है वो कीमत में इजाफा किया गया है। इस हवाले से चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का कहना है कि LPG की कीमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और साजिशों का नोटिस लिया जाना चाहिए। कप्तान से LPG की बरामद पर जो है वो हुकूमत को गुमराह करने वाले नासर एक और बुहरान पैदा कर रहे हैं और इनके खिलाफ जो है वो उगरा की जानिब से भी कोई
एक्शन नहीं लिया जा रहा। और अब एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन राना फाहद, हमें ये बताइए कि ओगरा की जानिब से तो कीमत एलपीजी की पर केजी 120 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई है। मार्केट की क्या सूरत हाल है? ओवर चार्जिंग हो रही है या फिर 120 रुपए किलो ही बेची जा रही है? सीधा अभी मार्केट जो दुकानदार हैं वो खुद परेशान हैं, क्योंकि एलपीजी जो है वो मार्केट में जब ओगरा की जानिब से गुज़िश्ता माह 1 रुपये 50 पैसे इजाफा किया गया तो 117 रुपये इसकी कीमत मुकर्रर की गई थी, मगर मार्केट में जो है वो एलपीजी 95 से 100 रुपये फी किलो में जो है वो फरोख्त की जा रही थी, जिसके बायस जो है वो दुकानदारों को कहना है कि ओगरा की जानिब से इस कीमत का जो तयन है वो भी दुरुस्त तरीके से नहीं किया जा रहा, क्योंकि मार्केट में एलपीजी सस्ती फरोख्त हो रही है और ओगरा की जानिब से जो है बहुत शुक्रिया राना फाहद, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बता रहे थे जी महंगाई की कहानी के हवाले से कि अभी तो कहा जा सकता है कि मामलात का आगाज हुआ है और बाकायदा तौर पर वजीर आज़म इमरान खान साहब बता चुके हैं कि इस सर्दी के सीजन में गैस लोड शेडिंग का ज्यादा सामना रह सकता है। हमारे जितने भी शहरी हैं पाकिस्तानी हैं उनको, और गैस का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। शहरियों के मसाइल की जब हम बात करते हैं तो एक के बाद एक मसला सर उठाए खड़ा होता है। ट्रैफिक के मसाइल भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं शहर में, तो ट्रैफिक रवानी के लिए पंजाब हुकूमत ने एक और प्रोजेक्ट के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने शेरावाला गेट फ्लाईओवर शुरू करने की हिदायत जारी कर दी है। ये मनसूबा होगा क्या, कितनी सहूलत होगी शहरियों के लिए, आगाज कब होने जा रहा है, शेख जैन रिपोर्ट में बता रहे हैं। ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट पर काम होगा। पंजाब हुकूमत ने तामीराती कामों बारे जामे मनसूबा बंदी तैयार कर ली। फिरदौस मार्केट के बाद बुज़दार सरकार ने लाहौर में एक और फ्लाईओवर बनाने का मंसूबा बना लिया। वज़ीर आला पंजाब ने DGLDA को फ्लाईओवर बनाने का टास्क सौंप दिया। फ्लाईओवर शेरावाला गेट के मुकाम पर तामीर किया जाएगा। सर्कुलर रोड, रेलवे स्टेशन और GT रोड की ट्रैफिक रवानी के लिए फ्लाईओवर की तजवीज दी गई। LDA के शोबा इंजीनियरिंग विंग ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तैयारी भी शुरू कर दी। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एक मोरिया पुल और फ्लाईओवर की ट्रैफिक एंटीग्रेड की जाएगी। फ्लाईओवर शेरावाला गेट से ऑस्ट्रेलिया चौक नजद रेलवे स्टेशन तक तामीर होगा। लंबाई 1.5 किलोमीटर होगी। मंसूबे के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। फ्लाईओवर की तकमील के लिए 35 कनाल अराजी एक्वायर की जाएगी। LDA के शोबा इंजीनियरिंग ने PC1 की तैयारी शुरू कर दी। हतमी मंजूरी अथॉरिटी के गवर्निंग बॉडी इजलास से ली जाएगी। कैमरा टीम के हमरा शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, इसी हवाले पे मज़ीद हमने बात करनी है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। शेख जैन, बताइएगा, प्लानिंग हो गई है, मंजूरी मिल गई है प्रोजेक्ट के हवाले से, प्रोजेक्ट का आगाज कब होने जा रहा है? शुक्रिया सिद्रा मुनीर। ये पंजाब हुकूमत का दूसरा शहर है लाहौर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से मेगा प्रोजेक्ट होगा। अभी पहला फिरदौस मार्केट अंडरपास मुकम्मल तो नहीं हुआ, लेकिन वो तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल हो गया, जिसके बाद अब पंजाब हुकूमत की तरफ से LDA को ये दूसरा मेगा प्रोजेक्ट शेरावाला गेट फ्लाईओवर का टास्क सौंप दिया गया है। अभी इसकी इब्तदाई जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो तैयार की गई है, जिसमें इसका डिजाइन बनाया गया है। अराजी एक्वायर करने के हवाले से जो लैंड है उसको देखा गया है और जो तखमीना लागत है वो फाइनलाइज किया गया। ताहम इसका जो PC1 है, जो कि प्लानिंग कमीशन 1 होता है, उसकी तैयारी आज से शुरू कर दी गई है और तकरीबन 15 से 20 दिन दरकार होंगे इसका मुकम्मल PC1 बनाने में। फिर उसके बाद जब आइंदा गवर्निंग बॉडी का इजलास होगा उसमें इसकी मंजूरी लेने के बाद बाकायदा तौर पर तामीराती काम का आगाज कर दिया जाएगा। अगर ये कहा जाए कि शेरावाला गेट नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा तो ये गलत ना होगा। अब इसको बनाने का मकसद क्या था? आप देखें कि सर्कुलर रोड पर अगर रेलवे स्टेशन से एक मोरिया पुल की जानिब जाएं तो वहां पर जो 1 किलोमीटर का ट्रैक बनता है, जो 1 किलोमीटर की सड़क है, उसको अबूर करने में कम से कम 30 मिनट दरकार होते हैं। और जो वहां पे ट्रैफिक सर्वे किया गया उसके मुताबिक रोजाना 3 लाख मोटरसाइकिलें और गाड़ियां इस जो वहां पर ट्रैफिक बिल्कुल, आप उस इलाके के मसाइल भी हमें बता रहे हैं कि किस तरह से लोग मुश्किलात पे रहते हैं। अगर ये मंसूबा बन जाता है तो यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों के लिए सहूलत हो जाएगी। अब हमें ये बताइए कि जो पहला PTI दौरे हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट है लाहौर के हवाले से, उसका क्या बना? वो कब तक मुकम्मल होने जा रहा है? उसका इफ्तिताह कब होगा? फिरदौस मार्केट अंडरपास का काम 5 जून को शुरू हुआ था। वजीर आला ने वहां पे जब ग्राउंड की सेरेमनी थी तो उन्होंने 3 माह में मुकम्मल करने का ऐलान किया था, जो कि एक्सपेक्टेड डेट 6 सितंबर बनती है, मगर वो मंसूबा अपने मुकर्ररा मुद्दत पर मुकम्मल नहीं हो सका और अब तकरीबन 1 माह ऊपर होने वाला है। 1 माह से तकरीबन 1 माह वक्त गुजर चुका है।
अब मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का 91% जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट वज़ीर आला को अर्साल कर दी गई है। अब 9% काम बाकी है। तवक्को यही की जा रही है कि 15 अक्टूबर तक फिरदौस मार्केट अंडरपास। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बता रहे थे जी फिरदौस मार्केट अंडरपास के बारे में कि 15 अक्टूबर को होने जा रहा है इफ्तिताह, ये कहा जा रहा है। अभी देखते हैं कि होता है या नहीं होता। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी मुल्क के शहरियों की बुनियादी ज़रूरियात में शामिल होती है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड में भी इजाफा होता चला जाता है। शहर लाहौर की आबादी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है वैसे वैसे लाहौरियों के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अहम मसले के हवाले से जो पेश नज़र साबिक हुकूमत शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का क़याम अमल में लाई थी। अपने क़याम के बाद LTC ने 2012 में अलबराक कंपनी से 5 साल का मुआहदा किया था, जिसके बाद LTC के 19 रूट्स पर 400 बसें चलाई गई। 2017 में ये मुआहदा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक मरतबा फिर से 3 साला मुआहदा कर लिया जाता है, जो रवां बरस ख़त्म हो चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बढ़ती हुई डिमांड के बरक्स LTC ने बसें बढ़ाने की बजाय 19 के 19 रूट्स ही बंद कर दिए, जिससे 1.25 करोड़ आबादी के शहर लाहौर के वासियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया था। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के रूट्स को बंद हुए 10 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है। मुतबादल ट्रांसपोर्ट का इंतजाम ना होने से रोजाना करीबन 2 से 2.5 लाख मुसाफिर ख्वार होकर रह जाते हैं। अब कोरोना के बाद दोबारा से स्कूल कॉलेजेस खुलने से तलबा और तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना, लेकिन ऐसे में हुकूमत को, इदारों को आखिर थोड़ा सा होश आने लगा है। शहरियों की मुश्किलात और बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला सामने आया है और पंजाब हुकूमत लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत 300 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बसें खरीद रही है, जिससे न सिर्फ शहरियों के सफ़र में आसानी पैदा होगी बल्कि आलूदगी और स्मोक का सद्देबाद भी हो पाएगा। इस पॉलिसी के तहत पहले फेज़ में लाहौर में 100 इलेक्ट्रिक बसें लाने का फैसला हुआ है। ये बसें 1 माह में आ जाएंगी और पहले फेज़ में आने वाली बसों को LTC के बंद रूट पर चलाया जाएगा। लाहौर में कुल 1100 इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। कब तक ये तमाम बसें आ जाएंगी, इसी हवाले पे हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शब्बीर हैदर और खालिद गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद है। वाइस चेयरमैन हैं आप लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शब्बीर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। शब्बीर, सबसे पहले हमें बताइए कि ये शहरी कितने परेशान हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से? जरा बात यह है कि आज 10 माह से ज़ायद का अर्सा गुजर गया है। ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के 19 रूट्स को बंद हुए, तो ये कोरोना आ गया था। मार्च में कोरोना आने के बाद स्कूल में जो तलबा तालबात थे उनकी मुश्किलात यानी कि कम हो गई थी, क्योंकि उस वक्त तो ये प्रॉब्लम नहीं थी कि ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, लोड कम हो गया था। सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है इस वक्त जो अब स्कूल कॉलेज जैसे ही खुले हैं और गरीब आदमियों को आ रहा है, गरीब लोगों को जिनके पास बेचारों के पास पहले ही कुछ नहीं है, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है और वो अब उन्होंने बच्चों को तो पढ़ाना है, वो अब कैसे स्कूल कॉलेज में भिजवाएंगे। पहले ये रूट चलते थे तो 10 रुपये 20 रुपये में सफ़र कर जाते थे, स्कूल में चले जाते थे, कॉलेज वालिदैन को प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब अगर उनको जाना है ना स्कूल कॉलेज में तो कम अज़ कम वो अगर ऑटो रिक्शे पे जाते हैं तो फिर भी उनका एक दिन में 250 से 500 ठीक है शब्बीर हैदर, इस पे हम मजीद पे बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जी डॉक्टर शाहिद सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब, 10 महीने पहले आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए थे, आपने वादा किया था कि इलेक्ट्रिक बसें आने वाली हैं। आखिर अब वो वक्त आन पहुंचा है कि इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, क्या फ़ायदा होगा इससे? जी देखें, इसमें पहली बात तो है कि जिस वक्त हमने ज्वाइन किया था एज अ चेयरमैन लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो उसके साथ ही कोरोना का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था सारी दुनिया में और उससे सारी दुनिया अफेक्ट हुई और पाकिस्तान भी अफेक्ट हुआ। उसकी वजह से 8-9 माह इसमें ज़ाया हो गए। लेकिन फवाद चौधरी साहब का आपने देखा होगा कि फवाद चौधरी साहब इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं चाइना के साथ और उन्होंने
इस्लामाबाद और मोटरवे पे इलेक्ट्रिक बसेस लाने के लिए उनका पूरा होमवर्क मुकम्मल है और वो बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक बसेस वहाँ पे आपको सड़कों पे चलती हुई नजर आएंगी। तो एक तो बात यह है कि वो अच्छा उसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, जो कि हमारे कायद का विजन भी है कि एनवायरनमेंट के हवाले से भी, और दूसरा ये है कि लोगों की सहूलत के लिए हमने ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करनी है। तो मेरी ये स्वाद चौधरी साहब से बड़ी तफसीलन बात हुई और उनसे मेरा ये कमिटमेंट भी थी और इसी के सिलसिले में मैं इस्लामाबाद भी आया हुआ हूँ कि हमें भी लाहौर के लिए दी जाए। तो उन्होंने मेरे से एक मेरे से वादा किया, मेरे से कमिटमेंट किया और उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया भी हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो मैं समझता हूँ, वो तकरीबन 1100 बसेस की है लाहौर के लिए, क्योंकि 2009 और 2020 में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए लाहौर शहर में भी और ट्रांसपोर्ट की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है और आबादी का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। तो हमें इस पे मतलब एक जामे प्रोग्राम के तहत एक ट्रांसपोर्ट को लाना होगा और जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो। शायद साहब हमें सर ये बताइए कि ये पहले फेज में जो लाहौर को 100 बसें मिलेंगी, सबसे पहले कौन से रूट्स की सुनी जाएगी? क्योंकि हमारे शहर की सड़कें भी छोटी हैं और हर एरिया में भी मेरा ख्याल है कि ये बसें नहीं चलाई जा सकती, क्या ऐसा ही है? इसमें ये ऐसा है कि जो चीजें भी हैं वो पूरी स्टडी और सर्वे के साथ हम उस पे हमारे लोग बैठ के एक चीज जामे एक पॉलिसी बनाएंगे और जो जिस जगहों पे भी फिजिबल हुआ और जिस जगह पे ज्यादा कंजेशन हुई, जिस जगह पे ज्यादा लोड हुआ, लोगों का ज्यादा उस पे जरूरत हुई, तो उनको पहले हम प्रायोरिटी देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह बाकी सारे लाहौर में ही देखें। आप यकीन करेंगे, मुझे आपको भी हैरत होगी कि ऑलमोस्ट 2000 मोटरसाइकिलें डेली ऐड हो रही हैं। तो अगर हमने इस पे काम ना किया तो ये तो एक कैओस हो जाएगा यहाँ पे पूरा, मतलब ये मसला बन जाएगा बहुत बड़ा ट्रैफिक का। तो हमें जितनी जल्दी हुआ इस पे काम करना होगा और लोगों को एक ये सहूलत प्रोवाइड करनी होगी। शायद साहब मुझे सर ये बताइएगा कि अब इस तमाम मामले में आवाम को जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी मिलेगी, किराया कितना होगा? आवाम को सबसे ज्यादा कंसर्न इस बात से है। देखिए, बिल्कुल आपने जैसे अभी एक मीडिया वाले हमारे पे बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस है और मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं आपसे कोई बात भी बगैर किसी वजह के नहीं करूंगा, लेकिन उसमें जो भी गवर्नमेंट जब ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है तो अपने लोगों की बेहतरी के लिए और सब्सिडाइज्ड वो होता है उसका सारा कुछ। तो इंशाल्लाह जो भी होगा वो आम जो आपसे ट्रैफिक जो चार्जेस लिए जा रहे हैं या लोगों से लिए जा रहे हैं उनसे बहुत बेहतर फेयर होंगे और लोगों की उसमें काफी बेहतरी होगी इंशाल्लाह। आगे शायद साहब शब्बीर हैदर आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं। जी शब्बीर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? भैया ठीक है सर? वालेकुम अस्सलाम। सर एक सवाल है कि आप इलेक्ट्रिक बसें तो ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसों का जो प्रोजेक्ट है ये साबका हुकूमत का था, अब आपने उसको आगे इनिशिएट कर रहे हैं कि जी 100 बसें पहले फेज में आ रही हैं। सबसे बड़ा इशू तो ये है कि कंपनी के अंदर सीईओ और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के दरमियान जो तजाद है वो जब तक खत्म नहीं होगा तो ये बसें लाने का मामला हल कैसे होगा? देखिए, मेरी सेक्रेटरी साहब से भी मंडे को मेरी मीटिंग है। उस सिलसिले में खिची साहब जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो बहुत ज्यादा ताबत कर रहे हैं। सीएम साहब के इल्म में भी हम लाए हैं। कुछ रुकावटें होती हैं, जो लोग पहले बैठे हुए हैं वो हमसे खौफजदा होंगे, हमें वो कुछ चीजों में रुकावट है, लेकिन इंशाल्लाह उसमें कोई मैं घबराने वाले लोगों में से नहीं हूँ। और खान साहब ने हमें एक फाइट करना सिखाया है अपने राइट के लिए, अपने लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह इन चीजों को कोई हमारे लिए कोई ऐसे मुश्किल नहीं है और हम इसको ठीक है। बहुत शुक्रिया शाहिद सदीक साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमें बताने के लिए, बल्कि लाहौरियों को खुशखबरी देने के लिए। खालिद साहब हमें ये बताइए कि अब जिस तरह से हम बसेस के हवाले से बात कर रहे हैं कि 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है, उम्मीद बांध लें कि आज 1 अक्टूबर है, 1 नवंबर को हम देखेंगे कि हमारी सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें चलती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाहौर न्यूज़ को मैं सलाम इसलिए भी पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरह मुस्तकिल मिजाजी के साथ और कंटिन्यूसली आपने 8-10 माह से इस पब्लिक के इशू को, जो जेन्युइन इशू है, उसको आपने हाईलाइट किया है, उस पर आप सलाम के काबिल तो है। सर ये भी देखिए कि और इंशाल्लाह इतनी बात करने के साथ ये हाल है, अगर हम बात ना करें तो फिर क्या बने? ठीक आप कह रही हैं।
इसमें सूत्र ये है कि वही बात की बार बार कि कोरोना के 6-7 माह ज़ाया हो गए, काम इसमें वर्किंग जारी थी। अब इंशाल्लाह ये करीब लग गई है बात, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि विद इन 1 मंथ, तो 1 मंथ नहीं होगा, 10-15 दिन ऊपर हो जाएंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम लाहौरियों को खुशखबरी देंगे इंशाल्लाह। ठीक, शब्बीर हमें ये बताइए कि अब शहरियों के लिए यकीनी तौर पर ये एक बड़ी अच्छी बात है। सदीक साहब से मैंने सवाल तो किया था कि कौन से ऐसे रूट्स होंगे जहाँ पर ये बसें चलाई जाएंगी, तो उन्होंने कहा जहाँ पे सबसे ज़्यादा रश होता है। आपके पास इंफॉर्मेशन ज़रूर होगी कि कहाँ कौन से ऐसे रूट्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा लोड होता है। रूट्स सीधी तरह बात की जाए तो रूट्स तो तमाम ही शहर के जितने रूट्स हैं उनके ऊपर लोड है, रश बहुत ज़्यादा है। आप अगर बात करें तो जो ग्रीन टाउन से अगर आती है क्या नाम है रेलवे स्टेशन, वहाँ पे भी है, रेलवे स्टेशन से आर्य बाज़ार जाने वाली, और उसके साथ साथ इधर से आप जाएं अगर चुंगी अमर सदूक जानब जाने वाली जितनी भी ट्रैफिक है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोड है। ट्रैफिक लाहौर के अंदर 11 रूट्स हैं, 11 रूट्स के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक पे ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा सब पे ऊपर है। इस वक्त तो बहुत ज़्यादा लोड बढ़ चुका है क्योंकि अब जैसे स्कूल कॉलेज खुले हैं वो ज़्यादा हो गया है, पहले इससे कम था, ये स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से। अब अगर बात करें, अब मैंने सर्वे किया, जैसे इन्होंने इलेक्ट्रिक बसों का फैसला किया कि जी हम 100 बसें ला रहे हैं, अब शहरी जो हैं वो अभी इनके ऊपर इत्मीनान नहीं कर रहे, यकीन नहीं कर रहे, और वो उनका यही कहना था कि ये हर बार वादे करते हैं। जैसे हमारे मिनिस्टर साहब ने वादा किया था हमारे साथ जनवरी में कि 1 हफ्ते के अंदर शहर की सड़कों पर आपको नजर आएंगी गाड़ियां चलती हुई, मुसाफिरों के लिए सफरी सहूलियात हम देंगे, तो वो भी कुछ वादा वफा नहीं हुआ। अब मैंने बात की तो वो कहते हैं कि जी हमें तो कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही कि अभी भी इलेक्ट्रिक बसें आ जाएंगी, अगर आ जाएंगे तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा मौजज़ा होगा, हम इसको देखेंगे। और ये है कि हुकूमत अभी जो फैसले कर रही है, जो ऐलान कर रही है, इसके ऊपर भी आवाम कहती है कि जब तक प्रैक्टिकली नजर नहीं आएगा। एतमाद की फजा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खालिद साहब हमें ये बताइए कि अभी चले 100 बसें तो आ रही हैं, पहला कतरा ही शुमार किया जा सकता है। अभी लाहौर की जितनी पब्लिक की डिमांड है या फिर जितने मुसाफिर हैं 1.25 करोड़ आबादी में से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तकरीबन कितने हैं और कितनी बसेस की हमें जरूरत है? जरूरत का तो जहाँ तक तल्ला कि वो भी चेयरमैन साहब ने बताया कि 1100 की जरूरत है, हमारे एक एस्टिमेट है कि वो तो हम ईजी हो जाएंगे, लेकिन कम से कम 500 बस जो है ना जी, 500 के करीब बसेस आ जाएं तो काफ़ी हद तक लोड जो है वो कंट्रोल हो सकता है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उन्होंने कहा जी फर्स्ट खेप में वो 100 देंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा देंगे। और इसकी सही जो पोजीशन है, टाइम फ्रेम आप जो मांग रही हैं हमसे, वो मैं तो भी इस पोजीशन में नहीं हूँ। चेयरमैन साहब के मुताबिक तो उन्होंने कहा 1 मंथ की बात है। मंडे को हमारी मीटिंग है इंशाल्लाह सेक्रेटरी साहब के साथ, उसमें ये वाज़ेह पिक्चर हो जाएगी कि हम कब तक इसको क्लियरली कब तक हम इसको लेके आ रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से सर हमें ये बताइए कि इन बसेस का किराया अगर हम वैसे ही अंदाजा लगाएं कि ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, कम से कम इतना हो सकता है, कितना हो सकता है? देखिए इसमें अभी मैं कुछ भी कहने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ कि पहली बात तो ये एक असूल है कि इसको सब्सिडाइज किया जाएगा और उसके बगैर तो ये पब्लिक को ये फैसिलिटी दी जा सकती है। और हमारी ये कोशिश होगी कि कम से कम किराए के अंदर जो आवाम की जहाँ तक इजी हो उसके अंदर इसको वो किराया जो फिक्स कर देंगे इंशाल्लाह। शब्बीर, अभी LTC के अलावा शहर में कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि सहूलियात दे रही है? इस वक्त अगर बात की जाए तो जो आप कह सकते हैं कि जो बस एक तो होती है कि LTC की बसें हैं और उसके बाद कोस्टर है और छोटी वैगन चल रही है। छोटी वैगन 600 के करीब है, 600 के करीब इस वक्त लाहौर में चल रही है। और रिक्शे की बात करें वो प्राइवेट है, वो प्राइवेट है। और वो गवर्नमेंट लेवल की बात, गवर्नमेंट लेवल की लाहौर के अंदर कोई बस नहीं चल रही, गवर्नमेंट की तो इस वक्त कोई बस नहीं है। और 19 रूट जो बंद हैं उनमें से 2 रूट्स पर जो मसला सर्विस दी गई है वो भी प्राइवेट है। और उसमें भी आप बात करें ना तो रात 8 बजे के बाद वो भी उन 2 रूट्स के ऊपर नहीं चलती है। प्राइवेट वालों की तो मर्जी है ना कि वो चलाएं या ना चलाएं। अब ये लाहौर के अंदर 600 सिर्फ छोटी गाड़ियां चल रही हैं और वो भी ना होने के बराबर हैं। उसके ऊपर भी आप कहें ना तो उनको भी मुश्किलात ये आ रही हैं कि ये जो कर रहे हैं जुर्माने करते हैं LTC वाले, उसके ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि एक दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा चलान उनको हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम कैसे चलाएं, और वो सर्विस भी पूरी नहीं दे पा रहे। और उसमें आप कहें कि कोई उसमें सब्सिडाइज किया गया नहीं, बिल्कुल नहीं है। और उसमें जो है कि LTC के जो दावे हैं, हालांकि LTC को तो जैसे ये इनका मुआहदा खत्म हुआ था इनको चाहिए था कि अगला पहले इनको ये काम करना चाहिए था, मगर इसके बावजूद ये जो कंपनी बनाई गई है 250 एम्प्लॉयज इसके कंपनी में काम कर रहे हैं। अब इन्होंने देखें एनफोर्समेंट अभी DGM में लेकर आए हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर पुलिस से आया है, ये SP की सीट है GM की, उसमें अगर GM लेवल का SP लेवल का अगर अफसर आता है बैठता है
तो वो एक अच्छी इन्फोर्समेंट करेगा, वो एक अच्छा रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसको किसी का प्रेशर नहीं होगा। अब डीएसपी लेवल का आएगा तो वो सीओ के अंडर रह के काम करेगा। अब ये भी मसाइल आ रहे हैं कि जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो तनख्वाहें तो ले रहे हैं, अब काम नहीं हो रहा। अब इसके दरमियान एक बात और है सर, सॉरी, मैं चेयरमैन अपना वाइस चेयरमैन साहब आप बताइएगा कि आप, मैंने पहले चेयरमैन साहब से यही सवाल किया है, ये उतनी देर तक मसला हल नहीं हो सकता जब तक कंपनी के अंदर आप लोगों के दरमियान जो तजाद चल रहा है सीओ के साथ ग्रुप्स बन चुके हैं और वो उस ग्रुप्स के अंदर आके अब साल गुजर गया है और वो भुगत अवाम रही है, अवाम को उसका ज़ाला भुगतना पड़ रहा है। इस हवाले से क्या किसी मिनिस्टर साहब या सेक्रेटरी साहब ने इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया या कोई उसके लिए कोई कमेटी नहीं बनाएगी कि आप लोगों का ये मामला जो खत्म किया? मैं ये पहली बात तो ये अर्ज करता हूँ कि हमारे दरमियान कोई ग्रुपिंग नहीं है, सिवाय ये एक जिसमें जहाँ तक बोर्ड का तल्लक है, हमारा बोर्ड मेंबर्स हम एक साइड पे हैं और सीईओ साहिबा की जो बात बार बार आप कर रहे हैं, मैं बड़ी क्लियरली, शायद किसी को मेरी बात बड़ी बुरी भी लगे तो मैं इस पर बड़ा क्लियर हूँ कि सीईओ साहिबा इस अदारे को ऐसे चला रही है जैसे कोई अपनी मलकियत होती है। वो नहीं चाहती कि इस अदारे के अंदर कोई ऐसा, जैसे भी आपने बड़ी सी बात की कि कोई कॉम्पिटेंट आदमी, अगर देखें ये सीट एसएसपी या एसपी लेवल की है और हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद वहां पर फिर दोबारा एक डीएसपी को लाके बिठा दिया गया। पहले डीएसपी साहब का ऑर्डर हुए को 3-4 माह के बाद बड़ी मुश्किल से छुट्टी दी गई, फिर उसी लेवल के बंदा सीईओ साहबा ने अपने मतलब का लाके बिठा लिया है ताकि वही बात मेरे अंडर है कि हर चीज का काम करे। उन्होंने तो उसको कैप्चर किया हुआ है। ये शिकायत हमने इन रिटन शेप सीएम साहब को भेज दी है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के पास भी है। ये कोरोना की सूरत हाल से पहले भी खालिद साहब आप प्रोग्राम में आए थे तो बता रहे थे आप ये सारे अभी जो हमारे सेक्रेटरी साहब आए हैं शहरियार साहब, बड़े अच्छे आदमी है, ईमानदार कॉम्पिटेंट आदमी है, उन्होंने भी ये मीटिंग रखी है हमारी मंडे को इंशाल्लाह, उसमें ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी और अदारा इंशाल्लाह पहले से बेहतर काम करेगा। देखिए जी, किसी एक बंदे की खातर तो पूरे अदारे को तबाह नहीं किया जा सकता। एक सीईओ को हमने बचाना है बस, उनका भी आपके लिए यही ख्याल है? कोई बात नहीं, हम अवामी लोग हैं, वो जहां प्रॉब्लम हमसे हो हम उसी वक्त छोड़ देने को तैयार हैं जी। हमारी तरफ से ऐलान है कि अगर किसी जगह हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे डिपार्टमेंट हमारा जो है वो फील करता है कि हमारी वजह से प्रॉब्लम है, वो हमें बता दें कि ये प्रॉब्लम आपकी वजह से है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हम क्या यहाँ पर गेन कर रहे हैं, हम तो वैसे ही वॉलंटरी हम लोग आए हुए हैं ना, हमारी की तनख्वाहें हम किसी फैसिलिटेट हो रहे हैं, नाम होना चाहते हैं, नाम लेना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि अदारा काम करें, हमारी जो परफॉर्मेंस वो बेहतर हो। अच्छा, अगर कहीं हम रुकावट है तो हम उसके लिए साइड पे खालिद साहब, ये मामला जो है, ये जो कंपनी के अंदर के अफसरान के हैं, ये कितनी बड़ी रुकावट है कि काम नहीं हो रहा? नहीं, बहुत बड़ी रुकावट है। देखिए जी, बात ये है कि जब तक अभी बोर्ड का, मैं देखिए मैंने पहले बात भी ये, मुझे नहीं पता कि मुझे पॉलिटिकली ये बातें करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन आई एम ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मैं बात साफ करता हूँ। अभी तक हमारा बोर्ड का इजलास जो सीईओ ने नहीं होने दिया, एक सीईओ ने जो बोर्ड के मतहत है। देखिए मैं भी यहाँ तक, कहाँ से प्रेशर्स आ रहे हैं, कहाँ से आप पे इतना दबाव हुआ, क्यों नहीं होने दिया जा रहा? कोई दबाव नहीं है। देखिए जी, मैंने अभी तो हमने मामला हुआ है ना कि हमारा 11 सितंबर को हमारा इजलास था। 11 सितंबर के इजलास को विदाउट टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम द चेयरमैन, एक सेक्रेटरी ने, कंपनी ने उसको पोस्टपोन करवा दिया जी, ये कोरम पूरा नहीं है। कोरम तो तब पूरा ना होता जब इजलास शुरू होता, और बिफोर टाइम ये कहना कि कोरम पूरा नहीं है। अब यहां से हम अंदाजा कर ले कि उसकी जो उनकी बैड इंटेंशन की क्या है, उनकी कैसे ये मामला चल रहे हैं। तो ये सारे मामले जो है मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बता चुका हूँ, मैं सीएम साहब को भी लिख के भेज चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये 8 महीने पहले भी आप नहीं वो तब तक ये मामले अभी क्लियर नहीं थे। वहाँ तो हमारे उसमें बोर्ड का इजलास भी हमारा हुआ था, जिसको इनकम्प्लीट उन्होंने अभी तक उसकी मिनट्स उन्होंने पास नहीं दिए। ये इश्यूज जो शबीर भाई ने उठाया है ये है, लेकिन ज्यादा हवा हम इसको, मेरे चेयरमैन साहब की मुझे आया थी बात लाइटली, लेकिन लाइटली बात मैं भी कर रहा हूँ। हल क्या है इसका? मैं एक ही बात करना चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम की वसातत से अपने सीएम साहब को भी और अपनी गवर्नमेंट से भी, कि मेरा ये वादा है कि जहां हम प्रॉब्लम वजह से है हम उसको सॉल्व करने को तैयार हैं। हमारी अल्लाह गवाह किसी के साथ कोई जिद नहीं है। तो अभी कौन से अफसरान हैं जो इदारे में प्रॉब्लम कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं कर रहा है। अब माशाल्लाह सेक्रेटरी साहब आ गए, काम क्यों नहीं हो रहा? अब नहीं, अभी तक जो कर रहे हैं वो सिर्फ मेरे ख्याल एक ही बंदा है। ठीक,
जिसने पूरे इदारे को कैप्चर किया है उसका नाम है सीईओ है, ठीक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है हमारी। वो मैं हैरान इस बात पर हूँ कि मुझे भी ये समझ आज तक नहीं आई कि कंपनी अथॉरिटी बोर्ड है, जबकि यहाँ कंपनी अथॉरिटी जो है वो सीईओ है। शब्बीर हैदर, अब इन मामलात को, कंपनी के मामलात को हल करने के लिए, ये बड़े अफसरान के झगड़ों को, तनाज़ात को दूर करने के लिए कौन है मैदान में? कौन आ रहा है? कौन कोई भी नहीं आ रहा है। बेसिकली अब बात ये है कि ये काम मिनिस्टर साहब का है, ठीक, कि इनके दरमियान जो एक अख्तिलाफात चल रहे हैं उसको खत्म करना मिनिस्टर का काम है या सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का काम है। कितनी मुलाकातें हुई मिनिस्टर साहब से इन सब की? इनकी मेरे अंदाजे के मुताबिक इनकी मुलाकातें तो नहीं, फोन पे बात होती है इनकी। मुलाकात भी जो होती है वो भी कोई ऐसा उसका फायदा कोई नहीं हुआ, क्योंकि पीछे आप बात सुने, कोरोना के दरमियान ये जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का दफ्तर है उसके 3rd फ्लोर में आग लगी थी। आग लग गई थी, सामान जो है वो कीमती रिकॉर्ड था वो जलकर राख हो गया, किसी को पता नहीं चला। हमें पता चला, हमने उसके ऊपर कवरेज भी की, दिखाया भी सबको आवाम को, मगर मिनिस्टर साहब ने भी उसके ऊपर कोई कमेटी बनाई नहीं, कोई उसका ऊपर फैसला नहीं आया। कोई ठीक है, इंक्वायरी नहीं हुई, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई अभी तक नहीं समझ रहा। अगर किसी से पूछते हैं तो कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं है। और उसके बाद सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ भी इस टॉपिक पे बात की तो कहते हैं इस पे हम काम कर रहे हैं। गैर संजीदगी की वजह शब्बीर हैदर, इस गैर संजीदगी की वजह ये है कि कोई इसको सीरियस नहीं ले रहा। ये कहते हैं कि लाहौर है क्या, लाहौर के लिए कोई काम करने के लिए बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि लाहौर के लिए कोई भी काम होता दिखाई नहीं दे रहा। लाहौरी जो है इस वक्त वो इनके मामलात की वजह से उनको भुगतना पड़ रहा है। जो गरीब शहरी हैं, जो 2 से 2.5 लाख मुसाफिर जो सफ़र करते थे ना, इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर आसान सफ़र था, उनके लिए सफरी सहूलियात थी, वो इनके आपस के इख्तलाफात हैं कंपनी के। और हालांकि ये मिनिस्टर साहब को इसको सीरियस लेना चाहिए था, तो इसको सीरियस लेके इनके मामलात को हल करते। 1 साल गुजर गया, 10 माह गुजर गए, 10 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया और इनके आपस के इख्तलाफात खत्म नहीं हुए। खालिद साहब, मेरा सवाल ले लीजिए। सर, मुझे ये बताइए, अब ये सारी कहानी सुनने के बाद जो मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है कि वफाकी वजीर साहब से मुलाकात होती है, चेयरमैन साहब की, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भाई 1100 बसें आ रही हैं, हमें लाहौर को भी ज़रूरत है, 100 बसें आप हमें दे दें, चलें वो स्पेशल मोहब्बत में लाहौर को बसें दे देंगी। LTC क्या कर रहे हैं? LTC ने खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने, LTC की अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि ये कंपनी इसलिए बनाई गई थी कि आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलतें मिलनी। पहली तो मैं भी आपकी इस बात का जवाब दे दूं कि ये क्यों नहीं हो रहा। जो हमारी दानिश में जो हम नोट किया है वो इसलिए नहीं रहा है कि हमारे जो साहबका हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो इंचार्ज या CEO साहब बैठी हुई हैं, उनकी हमदर्दी साहबका गवर्नमेंट के साथ है। चले सर, हो गया, हो गया, वो एक है ना, तो वो नहीं चाहते, असल में वो नहीं चाहते कि ये हम ये परफॉर्म करें और पब्लिक को हम फैसिलिटेट तो आप करके दिखाएं। हम वही अर्ज करो ना। अब उसी के लिए मैंने इसकी कि हमारे सेक्रेटरी साहब जो है ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने मंडे को मीटिंग बुलाई है और इंशाल्लाह हमें उन पे यकीन है, वो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है, बड़े जिम्मेदार आदमी है, वो इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और मंडे के बाद आप देखेंगी कि हम कुछ बताने की पोजीशन में भी होंगे और कुछ करने की पोजीशन में भी इंशाल्लाह होंगे। ठीक, तो अभी हम टाइम फ्रेम को 1 महीना ना समझें, बल्कि इससे मजीद समझें कि नहीं, कोशिश तो हमारी है कि महीना भी ना हो, जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है इंशाल्लाह। लेकिन चूंकि वो कोरोना की पोजीशन से आउट आगे बहुत शुक्रिया खालिद गुज्जर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शब्बीर हैदर, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जी, मामलात वही हैं कि जब तक इदारों के अफसरान की आपस में नहीं बनेंगी तो आवाम के साथ भी उनकी नहीं बनेगी, आवाम को कोई सहूलत नहीं मिलेगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अभी कोरोना वायरस से मुकम्मल छुटकारा नहीं मिला था कि पोलियो का मर्ज पाकिस्तान में एक बार फिर से सर उठाने लगा है। पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिमात गुज़िश्ता 3 दहाइयों से जारी हैं, लेकिन फिर भी ये मूजी मर्ज पाकिस्तान से जाने का नाम नहीं ले रहा और गुज़िश्ता 3 सालों से मुसलसल पोलियो के केसेस की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में पोलियो ना खत्म होने की वजह यहाँ का माहौल करार दिया जा रहा है। पोलियो के हवाले से जब भी माहौलियाती सैंपल्स लिए जाते हैं तो इनमें से बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे मिलते हैं जो पोलियो के फैलाव में मुआविन साबित होते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से माहौलियाती सैंपल्स लिए गए थे जिनमें पोलियो की तशखीस हुई है और मामूल की तरह हर माह आउटफॉल रोड और गुलशन लावी के सीवरेज से नमूना जात हासिल करके लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवाए जाते हैं। अरसा दराज से इन नमूनों में पोलियो मुस्बत आ रहे हैं। अब सितंबर 2020 में आउटफॉल रोड के सीवरेज से लिए गए नमूना जात में
फिर पोलियो मुस्बत आया है। पोलियो एक खतरनाक मोज़ी मर्ज है जो 1 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को मुतासिर करता है। और चंद रोज कबल पंजाब में पोलियो का एक और केस सामने आया, जिसके बाद पाकिस्तान भर में पोलियो केसेस की तादाद रवां बरस में 74, जबकि पंजाब में एक्टिव पोलियो केसेस की तादाद 10 तक जा पहुंची है। मोज़ी वायरस से मुतासिर होने वाले बच्चे का ताल्लुक बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया से है और रवां बरस अहमदपुर शर्किया से सामने आने वाला ये दूसरा केस है। पोलियो वायरस के हमले का निशाना बनने वाले बच्चे के दोनों हाथों, पांव, चेहरे और गर्दन पोलियो से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और बच्चे की हालत के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी तशवीशनाक है। नाज़रीन, रवां साल सूबे में पोलियो वायरस की जद में आकर 4 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें से 2 बच्चों का ताल्लुक लाहौर से भी रहा है। इसी हवाले पे हमने बात करनी है कि आखिर इतने साल गुजरने के बावजूद, इतनी मुहिमात होने के बावजूद अभी तक पाकिस्तान में पोलियो ज़ीरो क्यों नहीं हो पाया। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मसूद शेख साहब हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आप, और MS हैं आप जी सैयद मिठा अस्पताल के। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद कासमी हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, फ्लक्चुएशन केसेस में बजाय इसके कि हमारा ग्राफ नीचे जाए कि हर गुजरते साल के साथ हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। असल में अगर आप देखें ना, इसको कहते हैं पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। दुनिया में आपको अगर याद होगा तो सबसे पहले जो बीमारी इस ग्लोब से ख़त्म हुई उसका नाम चेचक था, और उसके लिए पूरी दुनिया ने एक्टिविटी की और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते ये ख़त्म हो गया। और अब जो दूसरा मर्ज दुनिया से ख़त्म होने जा रहा है उसका नाम है पोलियो। अब आप अगर ग्लोब पे देखें तो सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जिसके अंदर ये मर्ज नज़र आता है, एक पाकिस्तान है और दूसरा अफगानिस्तान है। बाकी नाइजीरिया में पहले कुछ अरसे पहले होता था, इंडिया में कुछ अरसे पहले होता था, लेकिन अब उन्होंने नए केसेस उसमें आने ज़ीरो हो गए और कुछ अरसे बाद वो भी रेडिकेशन की तरफ चले जाएंगे। अब दुनिया का जो फोकस रह गया, जो आप समझ लें कि सोर्स है, वो इन्हीं 2 ममालिक में है। और आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि इस साल कुछ केसेस की तादाद ज़्यादा हुई है, लेकिन अगर आप 2014 से आप देखें तो इसका डिक्लाइन की तरफ था। ये नंबर ऑफ़ केसेस पाकिस्तान भर में ये कम होना शुरू हो गए थे और उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन इस साल थोड़ी सी, हाँ जी, इसके बाद थोड़ा सा इजाफा हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जब आप इरेडिकेशन की तरफ जाते हैं तो इरेडिकेशन ये ऐसा नहीं है कि आप एकदम नीचे की तरफ जाएंगे, बीच में कभी कभी स्पाइक्स आती हैं, फिर आप उसको कंट्रोल करते हैं, फिर स्पाइक्स आती हैं। तो जाहिर बात है कि मर्ज तो है हमारे पास और इसको करेंगे। दूसरी बात आपने की थी कि सीवेज सैंपल का, जब आप इरेडिकेशन की तरफ जाते हैं तो उसके 4 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसमें आप इरेडिकेट करते हैं। पहली तो बात यह है कि आपने रूटीन इम्यूनाइजेशन करनी है, जैसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं हमारे, वहाँ जब भी आप बच्चे को लेके जाएंगे 5 साल तक के, तो उस बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। ये एक स्टेप है इसका। दूसरा स्टेप है जिसको SIAs कहा जाता है, सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़, जैसे कि नेशन वाइड्स आप NIDs मनाते हैं या कुछ एरिया वाइज मनाते हैं कि लाहौर में हो रहा है, किसी और एरिया में हो रहा है, तो SIAs भी आपने कंटिन्यू करने हैं अगर आप इरेडिकेशन की तरफ जा रहे हैं। तीसरी बात है सीवेज सैंपल। अब सीवेज सैंपल ये है कि क्योंकि ये एक वायरस है जो स्टूल के ज़रिए बाहर आता है, तो ऑब्वियसली इसने सीवेज में जाना है, तो जब तक आपके एक्टिव पोलियो केसेस आते रहेंगे सीवेज सैंपल के अंदर आता रहेगा। और सीवेज सैंपल में अब 2 किस्म के वायरस आते हैं। एक तो वायरस वो होता है जिसको हम इरेडिकेट करना चाहते हैं, उसको कहते हैं वाइल्ड पोलियो वायरस। अब दुनिया में 3 किस्म के वायरसेस थे, वाइल्ड पोलियो 1, 2 और 3। 1 दुनिया में उन्होंने 2 ख़त्म कर दिया, 3 ख़त्म कर दिया, 1 हमारे पास रह गया। तो या तो सीवेज सैंपल में 1 वायरस आता है जो कि थोड़ा सा ख़तरनाक एंगल से देखा जाता है। दूसरा फिर यह है कि वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस, वो भी ज़ाहिर बात है इस वक्त आ जाता है, लेकिन क्योंकि आप बच्चों को कतरे पिला रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो कतरों के अंदर इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस होता है और वो भी बाज़ दफ़ा एक्टिव हो जाता है, उसके भी सैंपल में आ जाता है। सो सीवेज सैंपल में आना तो ये ज़ाहिर बात है इरेडिकेशन का हिस्सा है, आते रहेंगे। इसको कोई ऐसा नहीं हम कह सकते कि ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई है कि आ रहा है, वो तो आते रहेंगे। काज़मी साहब, हमें ये बताइए कि ये आउटफॉल रोड और गुलशन रावी 2 इलाकों में बताया जाता है कि हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है, तो वहाँ के लिए फिर प्लान क्या किया जाता है, इकदाम क्या किए जाते हैं, कोई स्पेशल मुहिम प्लान की जाती है? जी, एक दफ़ा वाक़या हुआ था, शायद मुझे उसका महीना नहीं याद और सन नहीं याद कि कब एक दफ़ा आउटफॉल रोड से ये बड़ा हैरान कुन अमर था कि नेगेटिव आ गया था पोलियो वायरस, और बड़ी खुशी मनाई गई, बड़ा शोर मचाया गया, लेकिन वो मुसलसल उसके बाद अभी तक वो पॉजिटिव ही आ रहा है।
शायद वो सैम्पलिंग ही ठीक हुई या कुदरत का एक सैम्पलिंग इस जगह से की गई। तो 5 लाहौर के ऐसे इलाके हैं जहाँ से सैम्पलिंग पे तवज्जो दी थी, मुल्तान, गुलशन रावी और आउटफार रोड। ये यानी यही बेल्ट, ये इस एरिया की मुल्तान रोड वाली साइड पे अगर देखा जाए तो 5 एरियाज़ है जहाँ से अगर आपने जज करना है कि लाहौर में पोलियो ख़त्म हो रहा है तो इन 5 की सैम्पलिंग की जाती है। और हमेशा से अगर किसी और मुल्तान रोड या गुलशन रावी के किसी और इलाके से भी नेगेटिव आ जाए तो आउटफार रोड जो है वो एक मजबूत गढ़ है जहाँ से, क्योंकि EPI जो साबिक डायरेक्टर है उनका कहना था कि जब सर्दी बढ़ती है 6 माह के लिए तो एबटाबाद और नारायण कागान के इलाकों से जो लोग माइग्रेशन करके इधर आते हैं तो उनकी पठान बरादरी की ज़्यादा तादाद जो है ना वो इन इलाकों में ठहरती है, इसलिए वहाँ से सैम्पलिंग की जाती है और इसीलिए वहाँ पे हर दफ़ा पॉजिटिव आता है कि उन नालों के ऊपर उनकी रहायशें होती हैं और करीबी आबादियाँ जो हैं वो वहाँ पे बैठते हैं। इस वजह से ये हमारा पंजाब का वायरस नहीं है। सब हमें थोड़ा पोलियो के हवाले से लोगों को अवेयर भी करना है। हमें सर ये बताइए कि ये पोलियो वायरस है क्या, किस तरह से फैल जाता है और क्या ये सिर्फ बच्चों को मुतासर करता है या फिर किसी भी उम्र में जाकर वो कुछ ऐसी बॉडी में तब्दीलियां लाएगा कि कोई भी बंदा पैरालाइज हो जाए? देखिए, मुख्तसर ये है कि पोलियो एक गैस्ट्रोएंटराइटिस जिसको कहते हैं इस हाल का मर्ज है। जैसे ये वायरस अटैक करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम एसिम्प्टोमेटिक रहता है, किसी बच्चे को नहीं पता लगता, किसी डॉक्टर को नहीं पता लगता, वायरस आता है और इजीली चला जाता है उसके बाद। लेकिन उसको कहते हैं नॉन पैरालिटिक पोलियो। 1% केसेस में, बाज़ दफ़ा कहते हैं 0.5% केसेस में, यानी 200 बच्चों को अगर हुआ है तो उसमें से एक को, या बाज़ कहते हैं 100 में से एक को पैरालिसिस होगा। अब हमें, आप देखें ना, जनरल पब्लिक उस वक्त पोलियो समझती है जब कोई टांग का मसला हो गया, हाथ का मसला हो गया या पैरालिसिस आ गया, तो फिर हमें शक होता है कि इसको पोलियो तो नहीं है। और यहाँ मैं ये आपसे जिक्र करता चलूँ कि जो वीकनेस आती है डायरिया के बाद वो सिर्फ पोलियो से नहीं आती, बहुत सारी और बीमारियां जिससे वीकनेस आती है। सिंपल डायरिया अगर हो जाए बच्चे को, पोटेशियम डिप्लीट हो जाता है डायरिया के बाद, उससे भी वीकनेस आ जाती है, सो उसको भी देखना पड़ता है। इसी तरह से एक और सिंड्रोम है जिसको GBS कहा जाता है, उसमें भी एक असेंडिंग पैरालिसिस होता है और वीकनेस आ जाती है। आपके नर्व स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे अगर इंजरी हो जाए उससे भी आ जाता है। सो एक प्रोग्राम यहाँ चल रहा है जिसको AFP सर्वेलेंस कहा जाता है। अब तो सारे हॉस्पिटल्स के अंदर उसके सेंटर बने हैं, सारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ट्रेन किया जाता है कि जिस बच्चे में भी बॉडी की वीकनेस आएगी आपने उसका स्टूल सैंपल लेना है और स्टूल सैंपल लेके फिर आप NIH की लेबॉरेटरी है उसमें हम भेजते हैं और वहाँ से फिर उसकी रिपोर्ट आती है कि क्या इसमें पोलियो है या नहीं। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो वीकनेस होती है ना वही हाल मार्क है पोलियो का, उसके बगैर तो आपको शक नहीं होता कि ये पोलियो है। लेकिन अगर एक बच्चा पैरालिटिक पोलियो होगा तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे माहौल में 100 बच्चा नॉन पैरालिटिक भी मौजूद है। सो द फिगर इज़ नॉट 1, इट इज़ 101। 100 नॉन पैरालिटिक थे और एक पैरालिटिक था। तो इसका मतलब है कि वी स्टिल हैव क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ केसेस। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि जी हमारा जो अफगान बॉर्डर है, आप दुनिया में देखें, नाइजीरिया इकोनॉमी हमारे से ख़राब है, इंडिया इकोनॉमी हमारे से ख़राब है, लेकिन उसका बॉर्डर के साथ कोई मुल्क ऐसा नहीं था जिसकी इन्फ्लुएंस उस पर आ रहा हो। नाइजीरिया के पास कोई ऐसा मुल्क नहीं था जहाँ का। पाकिस्तान के बॉर्डर में मुल्क बैठा हुआ है, हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा है, बहुत मेहनत कर रहा है, WHO कोऑपरेट कर रहा है, UNICEF कर रहा है, लेकिन जो अफगान बॉर्डर हमारा है ना इस वक्त, वो समझ लें कि हमारे फेलियर की जो बहुत बड़ी वजह है कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। और जहाँ तक आपने डेडलाइंस की बात की, दुनिया में जब भी इरेडिकेशन की तरफ जाते हैं उसकी फाइनल डेडलाइन कोई नहीं होती, अजम्पशन होती है। हमने कहा 2010 में इरेडिकेट करेंगे, नहीं कर सके, आगे हो गई, 15 में करेंगे, नहीं कर सके, आगे हो गई। तो हमारी ख्वाहिश तो ये है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, नहीं हमारी नहीं है ख्वाहिश, है मैं आपको बताऊं पूरी दुनिया की ख्वाहिश है। बिल्कुल ऐसा ही। आपका जो है, आपका अमेरिकन बेल्ट सारी फ्री ऑफ पोलियो हो चुकी है, आपकी यूरोपियन बेल्ट हो चुकी है, आपकी अफ्रीकन बेल्ट हो चुकी है। अब दुनिया में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं पोलियो की वजह से कि अगर आपने पोलियो एंडेमिक कंट्री पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, यहाँ से कोई बंदा फ्लाई करके जाता है, यू हैव टू बी वैक्सीनेटेड। कोई बंदा बाहर से इधर आता है, उसका एक प्रॉपर वैक्सीनेशन की जरूरत है। पूरी दुनिया का फोकस ये है कि ये जो 2 ममालिक है ना, इससे पोलियो खत्म हो जाए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही है और उसमें से पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट नहीं, इट्स अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द हिस्ट्री। और रीज़न यही है कि ये ख़त्म होंगे तो ग्लोब सेफ हो जाएगा। बिल्कुल। काज़िम साहब, हमें ये बताइए कि गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो मुहिम में क्या जिद्दत आई है,
क्या कोई तब्दीली आई है? क्या कोई चीज़ें जहाँ पर खला है उनको कवर करने के लिए, या फिर सिस्टम को हमेशा हम देखते हैं कि वो कुछ फाइल्स, कुछ पेपर उनके ऊपर लिखा जाता है, इसको क्यों नहीं हमने आईटी की तरफ लेके गए कि ताकि हमें पता चल सके कि कौन से बच्चे हैं जो रह गए हैं जिनको ज़रूरत है? बात सिद्रा फिर वही है जो मैंने पहले की थी कि खला कहाँ पे है। खला नहीं डिस्कस किया जाता, अगर किया जाता है तो वो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में किया जाता है कि हमने कहाँ कोताही की, क्या हुआ। अगर हम मेरे ख्याल में खला भी डिस्कस करें तो शायद आवाम इसको समझ सके कि हमारे में कोई कोताहियाँ हैं या हम कोई इसमें कर सकते हैं, ये करना चाहिए। क्योंकि क्या हम इंटरनेशनल अदारों से डर रहे हैं जो हमें इसमें मदद कर रहे हैं, हम उनसे खौफजदा हैं, कहीं नहीं बचाना। सिर्फ हमने एक ही इसकी रीज़न पेश की है कि रद्द अमल। कुछ वालिदैन कतरे नहीं पिलाते, आगे से मारते हैं, पोलियो टीमों पे हमला हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अभी जब हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम हुआ मकामी होटल के अंदर, तो उसकी बड़ी वजह इसका बताया गया कोरोना, कि कोरोना आ गया जिसकी वजह से हम वो कंटिन्यू नहीं कर सके और ये इतनी तेज़ी से केसेस आ रहे हैं। तो ये एक वजह तो है, इसको किया जा सकता है। लेकिन खला कहाँ पे है, मैंने आज तक किसी की स्पीच में नहीं सुना, ना देखा है। पोलियो को ये करें, वो करें, बस तावन करें, कतरे पिलाएं सारे। अभी जो केसेस आ रहे हैं वो तावन कर रहे थे। वो डॉक्टर साहब की भी बात ठीक है कि आप 100% जो है वैक्सीन पे राय नहीं कर सकते, उस पर यकीन नहीं रख सकते, लेकिन आपने भी एक बड़ी मिसाल दी कि पूरी दुनिया ने इसी तरह ख़त्म किया है। तो हमें भी, मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान खुद पोलियो नहीं बनाएगा, ड्रॉप्स या जो भी उसकी खुराक है, मैं समझता हूँ आपका मुश्किल है निकलना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँच चुका है, लेकिन आपसे मैंने यही कहना है कि जब भी पोलियो की कैंपेन्स होती हैं तो आपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के पिलाना बिल्कुल नहीं भूलना और उन्हें उम्र भर की मासूरी से बचाना है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।